नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय खटीमा के नवनिर्मित भवन में शुभारंभ समारोह में भाग लिया। तो वहीं आपको बता दें कि यह कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार, गुणवत्ता और आधुनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। साथ ही साथ बताते चले कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत देश भर में चुने गए उत्कृष्ट विद्यालयों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्र बनाया जा रहा है। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भवन शिलापट का अनावरण किया और मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि खटीमा विधायक रहते हुए उन्होंने केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति कराई थी और अब उस सपने को साकार होने में देखते हुए उन्हें सुकून मिला है। बहुत लंबे समय से खटीमा वासियों की मांग थी कि खटीमा में केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रयास प्रारंभ किए गए और अंततः प्रयास सार्थक रंग लाए और खटीमा में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ हो गया। भव्य भवन का भी निर्माण हो गया और विधिवत रूप से उसका लोकार्पण भी हो गया और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के रूप में इसको स्थान भी मिल गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि खटीमा को विशेष सौगात उन्होंने दी है। निश्चित रूप से ये खटीमा का बहुप्रतीक्षित एक सपना था, लोगों की मांग थी, वो पूरी हुई है। इससे निश्चित रूप से सीमांत क्षेत्र के हमारे बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। उनका सभी प्रकार से शैक्षणिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से विकास भी होगा और उनको आगे बढ़ने में भी बहुत सहायता प्रदान करेगा। बहुत मुझे संतोष भी है और अच्छा लग रहा है कि मैं बचपन से सोचता था कि खटीमा में केंद्रीय विद्यालय होना चाहिए और आज वो सपना पूरा हुआ है। जिन विद्यालयों में हम सब पढ़ने की सोचते थे, मेरे जैसे अन्य लोग भी होंगे, उन विद्यालयों में हमारे खटीमा के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़कर आगे बढ़ेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हरीश बेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हरीश, जिस तरीके से यह केंद्रीय विद्यालय का आज शुभारंभ किया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से ये एक प्रोजेक्ट था जो कि आज साकार हो गया है, क्या कुछ इसमें खास है? जी देखिए, सीएम हुए उनके 2019 की जो है रखी गई और जो लंबे वो 6। तो आपको बताते चले कि तो हरीश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हरीश जी से एक बार फिर से संपर्क करेंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय का आज शुभारंभ किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से ये एक प्रोजेक्ट था जो कि आज साकार हो गया है और जिसके बाद अब खटीमा में जो केंद्रीय विद्यालय था उसका शुभारंभ हुआ है और जिसपे कि शिक्षा के क्षेत्र में यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हुए हैं जहां उनके द्वारा केंद्रीय विद्यालय का तोहफा खटीमा के लोगों को दिया गया। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भवन का लोकार्पण किया है और जिसमें कि आपको बता दें कि इसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने यह भी बताया कि यह जो केंद्रीय विद्यालय है इसकी नींव उन्होंने विधायक के तौर पर जब वे कार्यरत थे तब उन्होंने रखी थी और जिसके बाद यह सपना आज साकार हुआ है। खटीमा को केंद्रीय विद्यालय में किया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से यह एक प्रोजेक्ट था जो कि आज साकार हुआ। पुष्कर सिंह धामी के आगमन पर विद्यालय के जो भी शिक्षकगण थे और छात्र छात्रा में खासा उत्साह देखने को मिला। तो साथ ही साथ आपको बताते चले कि कार्यक्रम में तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए जिसमें बच्चों की ओर से तमाम प्रस्तुतियां भी प्रस्तुत की गई। तो
वहीं इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह जो प्रोजेक्ट था वो मेरे एक ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक था, जो कि आज खटीमा को केंद्रीय विद्यालय मिल चुका है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आप खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी के साथ हुए यौन शोषण के मामले में पूर्व बीजेपी की नेत्री और उनके प्रेमी सुमित पटवाल को कोर्ट ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने की मंजूरी दे दी है। आपको बताते चले कि इस दौरान एसआईटी की निगरानी में दोनों आरोपियों को मथुरा और आगरा ले जाकर डिजिटल साक्ष्य भी जुटाए जाएंगे। साथ ही साथ पुलिस होटल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन जैसे अहम सबूतों की भी जांच कर रही है। यह मामला सामने आने के बाद प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई भी पूरी तरीके से तेज हो गई है, जिसमें एसएसपी प्रमोद डोभाल के आदेश पर गठित एसआईटी की जांच एसपी पंकज गैरोला के नेतृत्व में की जा रही है और जहां पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि मामले की जांच में हर संभव तकनीकी मदद का उपयोग भी किया जा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शहजाद अली जुड़ गए हैं। तो शहजाद, जिस तरीके से यह मामला हरिद्वार का एक सुर्खियों में रहने वाला मामला है और जिसमें लगातार जांच भी जारी है और अब रिमांड पर भेज दिया गया है, क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी बता दें आपको जो कि पूर्व भाजपा नेत्री जो उनकी नाबालिग लड़की उनका यौन शोषण का मामला चल रहा है, उनके साथ में एक सुमित पटवाल भी है। उसको कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको 3 साल की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाए। रिमांड बिल्कुल शहजाद, जिस तरीके से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर सभी को भेज दिया गया है और लगातार मामला जो है तूल पकड़ रहा था, क्या कुछ कार्रवाई आगे हो सकती है? जी बता दें आपको, पुलिस का एक फोकस मामले में तकनीकी सबूतों से केस में मजबूत बनाया जा रहा है। वहीं पुलिस रिमांड से पहले भाजपा नेत्री ने एक बड़ा बयान दिया था कि उसने अपने पति पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया। कह रहा है कि झूठे केस में फंसाया जा रहा है। उनके मुताबिक यह पूरा मामला पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस सभी संदाल की जांच में जुड़ी है। शहजाद, इसमें मथुरा और आगरा में भी जो एसआईटी की टीम के द्वारा जांच करने की बात कही जा रही है और हर तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनका भी यूज करते हुए इसमें लगातार इन्वेस्टिगेशन जो है जारी है। तो ये प्रक्रिया जो है वो आगे किस तरीके से काम करेगी? जी आपको बता दें कि जो जिसमें कार्रवाई इसमें गैरोला एसपी क्राइम गैरोला जी है, उन्होंने बताया कि उसमें 3 दिन की रिमांड पर उनको मथुरा वहां पर ले जाकर उनके जांच के आदेश दिए गए हैं। ठीक है शहजाद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि हरिद्वार के चर्चित मामलों में से एक मामला था यह है और जिसमें कि अब जो बीजेपी नेत्री हैं उनको और उनके प्रेमी को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को हरिद्वार स्थित मनसा देवी मंदिर में हुई दुखद घटना को लेकर राज्य सरकार ने गंभीरता दिखाई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि इस हादसे पर सरकार पूरी तरह से शोकाकुल है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड में स्थित सभी प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन की स्थिति की तत्काल समीक्षा की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं से बचा जा सके। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। जो दुखद घटना हमारे सामने आई है उत्तराखंड में मनसा देवी मंदिर में जो हादसा हुआ, उसको लेकर हम पूरी तरीके से शोक संलिप्त हैं और जो ये चीजें निकल कर आई हैं उसको लेकर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं और ये भी दिशा निर्देश दिया है कि सभी मंदिर जो हमारे उत्तराखंड में स्थित है सभी की पूरी स्थिति का जायजा लिया जाए। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं इसके और वहां पर प्रबंधन को किस प्रकार से और एक्टिव किया जाए जिससे किसी भी प्रकार के हादसे उत्तराखंड में देखने को न मिले, क्योंकि उत्तराखंड का भौगोलिक परिक्षेत्र और प्रदेशों के मुकाबले थोड़ा हटके है। तो इन सब चीजों की जांच के आदेश पूरी तरीके से दिए गए हैं। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी जगहों का जायजा लिया जाए और स्वयं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भी वहां पर घटनास्थल पर पहुंचे हैं और मृतकों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार के मुआवजा राशि के ऐलान किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया 28 जुलाई को शांतिपूर्वक संपन्न हो गई और इससे पहले चरण के मतदान 24 जुलाई को हुए थे। तो वहीं आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में
प्रतिशत, तो वहीं दूसरे चरण में 70% मतदान को दर्ज किया गया है, जो कि यह दर्शाता है कि मतदाताओं में पंचायत चुनाव को लेकर एक अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और अब राज्य निर्वाचन आयोग 31 जुलाई को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है। तो साथ ही साथ बताते चले कि आयोग के सचिव राहुल गोयल ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि पहले और दूसरे चरण में मतदान में जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, उससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और पंचायती व्यवस्था में अपनी भागीदारी को लेकर बेहद गंभीर भी हैं। चाहूंगा जो हमारे त्रिस्तरीय समान्य निर्वाचन 2025 का द्वितीय और अंतिम चरण था, वो कल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। और इसमें जो है 10 जनपदों के अंतर्गत 40 विकास खंड जो हैं, इनसे संबंधित सभी ग्राम पंचायतों में स्थापित जितने हमारे मतगणना स्थल थे, उसमें प्रातः 8 बजे सकुशल जो है मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी। और इसके समग्र रूप से जो है प्रारंभिक आकलन के अनुसार 70% जो है हमारा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। और अगर हम इसको पुरुष और महिला में अगर करते हैं बाइफरकेट, तो 65.5% जो है पुरुष मतदाताओं की पार्टिसिपेशन रहा, 74.5% हमारा महिला मतदाता इसमें शामिल रहे हैं। और ये भी देखने में आया कि जो है पोलिंग परसेंटेज अगर हम देखें वर्षा काल को देखते हुए तो बहुत ही अच्छा आया है हमारा। और ये चीज़ ये भी दर्शाती है कि जो हमारी आम मतदाता जनता है, उनका अभी लोकतंत्र में इस उत्साह में वो गहरा विश्वास है और उनके द्वारा बढ़ चढ़कर जो है इसमें प्रतिभाग किया गया है। आयोग की ओर से सभी मतदाताओं द्वारा दिखाया गया ये उत्साह। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के उपरांत रुद्रप्रयाग जनपद में चुनाव सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक और गुप्त काशी विकास पुंडीर ने ब्लॉक अगस्त्य मुनि और उखीमठ स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एंट्री गेट पर रजिस्ट्रार की जांच भी की गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। डीएसपी विकास पुंडीर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्ट्रांग रूम में किसी भी तरह की बाहरी या फिर अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित होना चाहिए। तो वहीं उन्होंने स्ट्रांग रूम में लगे सीसीटीवी कैमरास, सुरक्षा गार्डों और अन्य निगरानी के साधनों की भी जांच की। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि आसपास के क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी की जाए और सभी सुरक्षाकर्मी अपनी ड्यूटी सतर्कता व निष्ठा के साथ निभाएं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। टिहरी गढ़वाल के निचले इलाकों में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण टिहरी और श्रीनगर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गंगा का बहाव अब पूरे तरीके से तेज हो गया है और जिससे खतरे की आशंका भी बढ़ गई है। तो वहीं प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से सभी प्रमुख घाटों जैसे कि साई घाट, जानकी सेतु, रामझूला, भरत घाट और हनुमान घाट पर जल पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीमें पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर तैनात कर दी गई हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें कि एसएसपी टिहरी आयुष अग्रवाल के निर्देश पर मुनि की रेती थाना क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले सभी घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से बढ़ा दी गई है। लाउड होल्डर्स और लाउड स्पीकर्स से लगातार संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से गंगा के घाटों के पास ना जाए। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस और जो लगातार एसडीआरएफ की टीमें हैं उनके द्वारा गश्त की जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है और साथ ही साथ प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और निर्देशों का पालन करने की भी अपील की है। अब खबर देहरादून से है, जहां मसूरी जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से जल्द राहत मिलने वाली है। जहां आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने मसूरी रोपवे परियोजना का काम शुरू कर दिया है। यह रोपवे न केवल आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र में पर्यटन को भी नई गति देगा। तो साथ ही साथ पर्यटन सचिव धीरज गर्दियाल ने इस पर जानकारी देते हुए यह भी बताया कि मसूरी रोपवे परियोजना के तहत 26
टावरों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और विद्युत विभाग के द्वारा सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर ली गई है। तो साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रोजेक्ट से मसूरी की ट्रैफिक समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही पर्यटन को इसमें एक नई गति मिलेगी। अब इसमें देखिए, मसूरी में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो योजना स्वीकृत हुई है आपकी, देहरादून से लेकर मसूरी तक की जो रोपवे की योजना स्वीकृत हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि इससे टूरिज्म तो प्रमोट होगा ही होगा। लेकिन जो ट्रैफिक का जो कंजेशन आप देखते हैं देहरादून से लेकर मसूरी का, खासकर समर्स में, देखिए ये नहीं कहा जा सकता कि साल भर मसूरी में ट्रैफिक जाम रहता है। केवल उन महीनों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, या जून के बाद, जून और जुलाई के बीच में, मई जून जुलाई के बीच में, उस समय वाकई में उससे काफ़ी निजात मिलने की संभावना है। और इस योजना में के अंतर्गत तो लगभग 26 टावर हमारे लगने थे और उसमें से 26 के 26 टावर्स में हमारा काम शुरू हो चुका है और उसमें साइमल्टेनियसली जो पार्किंग की व्यवस्था हम लोगों ने करनी, वो काफ़ी काम हमारा उसमें हो भी गया है। और विद्युत विभाग को अपना सब स्टेशन वहाँ से ट्रांसफ़र करना था, उसके लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत थी, वो हम लोगों ने उनको एनओसी भी दे दी है और वहाँ पे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में नागपंचमी का पर्व इस बार भी बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि तेज बारिश और घने कोहरे के बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था पूरे तरीके से अडिग रही। जहां पर हाथीपांव स्थित 500 साल पुराने चमत्कारी नाग मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ का जमावड़ा लगा रहा, तो वहीं मंदिर के पुजारी आचार्य संदीप जोशी के अनुसार सदियों पहले एक गाय रोज एक विशेष पत्थर पर दूध को छोड़ती थी और जिसे देखकर गांव वालों ने नाग देवता के दर्शन हुए और तब से यह स्थल स्वयंभू नागराज के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। आपको बता दें कि आज भी उसी पत्थर को नागराज के स्वरूप में पूजा जाता है। नागपंचमी के अवसर पर इस मंदिर में रुद्राभिषेक, हवन और नाग स्त्रोतों के जैसे अनुष्ठान, जिसमें कि हजारों भक्तों के द्वारा दूध, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो साथ ही साथ बता दें कि स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ पर जो है निरंतर आया जाता है, तो साथ ही साथ कई मन्नतें भी मांगी जाती हैं जो कि पूरी भी होती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि भट्टा, क्यार, कुली एवं आसपास के क्षेत्र में लोग नाग देवता को अपना कुल देवता भी मानते हैं और सच्चे मन से जो भक्त यहाँ मनोकामना मांगता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस चमत्कार को मंदिर में आजमाया भी गया है और देखा भी गया है। मान्यता ये है कि यहाँ पे भगवान जो कृष्ण है वही नाग देवता के रूप में उनको पूजा जाता है और भगवान, ये नागराज की भूमि, उत्तराखंड नागराज की भूमि है और नागराज की कृपा यहाँ पे सभी भक्तों पे बनी रहती है। जो यहाँ पे मंदिर है ये 500 साल पुराना है और यहाँ पहले एक गाय आती थी, एक छोटी पत्थर की पिंडी होती थी, उस पिंडी में गाय अपना दूध देती थी और उसी पिंडी से भगवान नागराज की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पे भव्य रूप से, दिव्य रूप से नागराज के वो प्रसन्न करने के लिए यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का एक आयोजन होता है और यहाँ के जो ग्रामवासी है, क्यारकुली भट्टा के लोग जो है, ये हर वर्ष यहाँ पे भगवान नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन करते हैं और भगवान नाग देवता से प्रार्थना करते हैं कि सदैव इनके घर में अन्न की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, सदैव नाग देवता की कृपा इनके परिवार में बनी रहे। साल के भांति इस साल भी हमारी नागपंचमी में, जो कि 42वीं नागपंचमी है, हम मना रहे हैं और ये नागपंचमी जो हमारे नाग मंदिर में मनाई जाती है, ये हमारा नाग मंदिर पौराणिक नाग मंदिर है जो कि 500 साल से भी पुराना नाग मंदिर है। हमारे यहाँ दरअसल इसकी कहानी ये है कि यहाँ पर एक गाय आया करती थी जो पत्थर पे अपना दूध जो है वो देती थी। तो तब से ही यहाँ पे जो है नाग देवता की पूजा की जा रही है और पूरा क्षेत्र में बहुत सारे गाँव हैं जिनके कुल देवता भी हैं।
अब खबर कोटद्वार से है, जहां काशीरामपुर क्षेत्र में एक युवती को परेशान करने वाले मनचले को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया और जहां युवती ने बताया कि शाम को सीतापुराई हॉस्पिटल से घर लौटते समय रेलवे स्टेशन के पास इमरान नाम का युवक उसे छेड़ने लगा और इस दौरान आसपास मौजूद युवकों ने घटना देखी और जब युवती ने रोते हुए इमरान की हरकतों के बारे में बताया तो सभी ने उसको पकड़ लिया और जहां पर पुलिस के हवाले भी उसे कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि मौके पर पुलिस कर्मियों ने युवती की तहरीर लेकर मामले की गंभीरता को समझा और पुलिस ने छेड़खानी करने वाले इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। साथ ही साथ बताते चले कि काशीरामपुर के लोगों ने इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर भी तमाम सवाल उठाए हैं और ऐसी हरकतों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। सुधार दूंगा, सुधार है हमारे को कोटद्वार पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें कि एक वादिनी में जो हमारी है उसमें एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया कि एक इमरान नाम का लड़का है जो उसका उस दिन पीछा कर रहा था और उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। जैसे हमें शिकायती जो इसका पत्र है वो मिला तो हम लोगों ने जो संबंधित धारा है जो हमारी छेड़छाड़ की 74 और 78/2 जो BNSS में नई धारा है उनके तहत हमने मुकदमा तुरंत पंजीकृत कर लिया है और इसमें जो अक्यूज्ड है इमरान सन ऑफ अफजल जो कि कुंभी चौड़ का रहने वाला है उसकी हमने अरेस्टिंग कर दी और आगे जो भी लीगल। अब खबर रामनगर से है, जहां पेरुमदारा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष देखने को मिला। आपको बता दें कि पीड़ितों और अन्य नागरिकों ने पुलिस चौकी में जमकर प्रदर्शन किया और चोरियों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की गई। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन सुरक्षित हो, इसके लिए तत्काल प्रभाव से सुरक्षा के उपाय बढ़ाए जाएं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर मनसा देवी हादसे पर दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था अधूरी थी, यदि इंतजाम मुकम्मल होते तो 8 लोगों की जान नहीं जाती। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।